जय हिंद आप सभी को। जय हिंद। गुड इवनिंग। कल बोले थे आप लोगों को कि जो क्लास हो गया है उसका रिवीजन करके आने के लिए। आप लोग रिवीजन किए हैं कि नहीं? अगर किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किए हैं तो भी अच्छी बात है। फिर से कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। टाइम ज़्यादा नहीं लेना है, रिवीजन ही करना है। अगर रिवीजन करके आए होंगे तो अच्छा लगेगा। सब प्रश्न जो बताएंगे यहाँ पर वो सब याद होगा, क्योंकि डेली डेली तो रिपीट होते जाता है प्रश्न। पहला प्रश्न है यहाँ पर। पहला प्रश्न है, सजातीय ध्रुव एक दूसरे को डैश। सजातीय ध्रुव जो होता है, यानी सजातीय कहने का मतलब है कि एक समान ध्रुव। एक समान ध्रुव जैसे चुंबक जो होता है, चुंबक चुंबक में दो ध्रुव होता है। दो ध्रुव होता है, एक उत्तर ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। दो ध्रुव होता है चुंबक में। चुंबक में कितना ध्रुव होता है? दो ध्रुव होता है। दो ध्रुव होता है। तो इसमें समान ध्रुव अगर रहता है, समान ध्रुव एक दूसरे को करते हैं प्रतिकर्षित, यानी कि सजातीय कहने का मतलब है समान। समान ध्रुव रहेगा, जैसे उत्तर उत्तर अगर रहेगा तो क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। और विजातीय विजातीय कहने का मतलब है अलग अलग ध्रुव रहेगा। जैसे एक ध्रुव रहेगा उत्तर, एक ध्रुव रहेगा उत्तर, और एक रहेगा दक्षिण। एक ध्रुव रहेगा दक्षिण। तो क्या होगा? उत्तर दक्षिण में क्या हो जाएगा? आकर्षित हो जाएगा। ये दोनों आकर्षित करेगा चुंबक का। ये आकर्षित करेगा। आकर्षित, आकर्षित करेगा। दो समान ध्रुव विकर्षित या प्रतिकर्षित। और अलग अलग जो ध्रुव होगा, जैसे उत्तर दक्षिण हो गया, तो ये क्या करेगा? आकर्षित करेगा। और समान ध्रुव रहेगा, सजातीय या समान ध्रुव रहेगा तो क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पारे का क्वथनांक क्या होता है? पारा का, पारा यानी कि मरकरी। मरकरी जिसे क्या कहते हैं? एचजी। एचजी कहते हैं मरकरी। मरकरी भी इसे ही कहते हैं, मरकरी। इसका जो होता है क्वथनांक, क्वथनांक कितना होता है बताइएगा? क्वथनांक कितना होता है? 300, 357 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा? 357 डिग्री सेल्सियस। 357 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, यूएचएफ। यूएचएफ बैंड को दर्शाया जाता है। यूएचएफ बैंड जो होता है, बैंड यह एक पट्टी होता है। ताप का आवृत्ति का यह एक पट्टी होता है। इसमें इसका रेंज कितना होता है? इसका रेंज कितना होता है आवृत्ति का? इसका रेंज कितना होता है? क्या हो जाएगा? 300 mH हर्ट्ज से 3000 mH हर्ट्ज तक इसका रेंज होता है। यूएचएफ पट्टी जो होता है, बैंड जो होता है, उसका आवृत्ति जो होता है कितने रेंज तक होता है? तो 300 से 3000 mH हर्ट्ज तक होता है। 3000 mH तक होता है। और यूएचएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? यूएचएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? अल्ट्रा, अल्ट्रा, अल्ट्रा हाई, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी होता है। यूएचएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी होता है। और इसमें इसका आवृत्ति का रेंज कितना होता है? तो 300 mH हर्ट्ज से 3000 mH हर्ट्ज होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वह किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। और ऊर्जा का और मात्रक क्या है? ऊर्जा का और मात्रक क्या है?
ऊर्जा और कार्य, ऊर्जा और कार्य का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा को ऊर्जा को ऊर्जा का जो मात्रक होता है क्या होता है? जूल होता है, जूल। और कार्य का भी मात्रक होता है जूल। कार्य और ऊर्जा का क्या होता है? जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का क्या होता है मात्रक? जूल होता है, एसआई मात्रक, जूल। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग अपने साथ क्या ले जाती है? ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग जो है, ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? तो अनुदैर्घ्य तरंग, अनु अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य तरंग है ध्वनि। क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है ध्वनि। क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है। और यह अपने साथ ले जाती है क्या? ऊर्जा ले जाती है। ध्वनि तरंग जो है ऊर्जा ले जाती है। ध्वनि जो है वह गमन करती है, यानी कि ध्वनि का जो संचरण होता है वह क्या, उसमें माध्यम होना आवश्यक है। ध्वनि के गमन के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। और माध्यम क्या होता है? तो माध्यम होता है जैसे जल, जल में ध्वनि का संचरण हो गया, वायु में ध्वनि का संचरण हो गया, ठोस में ध्वनि का संचरण हो गया। ये सब क्या है? माध्यम है। तो उसमें क्या ले जाया जाता है? तो ध्वनि क्या है? एक ऊर्जा है, ऊर्जा। और कैसा ऊर्जा है ध्वनि? तो यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है। ध्वनि एक कैसा ऊर्जा है? तो यांत्रिक ऊर्जा है। ध्वनि क्या है? ऊर्जा है। और कैसा ऊर्जा है? तो यांत्रिक ऊर्जा है। और ध्वनि तरंग कैसी होती है? तो अनुदैर्घ्य तरंग होती है। और प्रकाश की बात करें तो अनुप्रस्थ होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण, आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान कितना होता है? क्रांतिक कोण से अधिक होता है, क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब के तंतु का, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब जो होता है उसका तंतु जो होता है, तंतु, तंतु का तापमान, तंतु का तापमान अधिकतम कब होता है? विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान अधिकतम कब होता है? कब होता है? जब, तापमान अधिकतम कब होगा? जबकि उसका रंग, यानी कि तापमान सबसे अधिकतम जब होगा तो उसका रंग कैसा होगा? उस तंतु का कलर कैसा दिखेगा? हायल शायर जी, सफेद दिखाई देगा रंग। सही है आपका आंसर, सफेद दिखाई देगा। सफेद दिखाई देगा, यानी कि जब 100 वाट वाला, 100 वाट वाला जब बल्ब जलता है और उसको पर्याप्त मात्रा में जब वोल्टेज अगर मिलता है तो देखेंगे कि उसमें, उसमें जो तंतु होता है, तंतु, तंतु जो होता है यानी कि टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन जो होता है वह इतना ज्यादा लाइट, लाइट रहता है उसमें कि वह सफेद दिखने लगता है, सफेद। यानी कि उसका टेम्परेचर जो होता है, ताप, ताप वह अधिकतम होता है, तब सफेद दिखने लगता है। तो होता है, क्या होता है? तो अधिकतम, तो क्या होता है? सफेद कलर का दिखने लगता है, सफेद कलर का। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि एक कूलम आवेश, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितना होता है उसमें? एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 6.25 गुने 10 के पावर 18, 6.25 गुना 10 के पावर 18, 18, यानी कि एक कूलम में आवेश में इतना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.25 गुना 10 के पावर 18। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर खाना पकाने के समय को, प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर खाना पकाने के समय को कम कर देता है, कम कर देता है, क्योंकि, क्योंकि कुकर के अंदर जल के क्वथनांक, कुकर के अंदर जल का क्वथनांक वृद्धि हो जाती है। यानी कि प्रेशर कुकर में अगर खाना पकाने में कम समय लग रहा है तो उसका कारण क्या है? कि दाब बढ़ाने से। प्रेशर कुकर का मतलब है यहाँ पर कि प्रेशर का मतलब आप लोग समझते हैं कि दाब होता है। प्रेशर का मतलब क्या होता है? दाब होता है। और इस कुकर में जब दाब बढ़ाते हैं तो क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। और क्वथनांक
दाब बढ़ाएंगे यानी कि प्रेशर दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा, क्वथनांक जो है वो बढ़ जाएगा, और क्वथनांक जब बढ़ेगा तो खाना पकने में समय कम लगेगा। क्या हो जाएगा, कुकर के अंदर जल का क्वथनांक में वृद्धि हो जाना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसी चालक पर विद्युत आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। यानी किसी चालक पर विद्युत आवेश की उपस्थिति, किसी चालक यानी कोई उपकरण है, उस पर विद्युत आवेश का जो उपस्थिति हम जांच करते हैं, उपस्थिति जांच करते हैं या ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं। विद्युत आवेश की उपस्थिति जांच करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के द्वारा किसी उपकरण पर विद्युत आवेश की जांच करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, घर्षण विद्युत के आविष्कारक कौन थे। घर्षण विद्युत के घर्षण विद्युत के आविष्कारक कौन थे। ये वाला प्रश्न कल के भी क्लास में आया था। कल के भी क्लास में ये वाला प्रश्न आया था। घर्षण विद्युत के आविष्कारक कौन थे, तो थेल्स थे। थेल्स। घर्षण विद्युत के आविष्कारक कौन थे, थेल्स। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, सबसे अधिक प्रतिरोध होता है। सबसे अधिक प्रतिरोध होता है किसका, वोल्ट मीटर का। सबसे अधिक प्रतिरोध किसका होता है, वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर का सबसे अधिक प्रतिरोध होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रखने वाली धातु। कमरे के ताप पर यानी कि कमरा का ताप कितना होता है, कमरा का जो औसत तापमान होता है वह कितना होता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस। यानी इसका जो रेंज होता है क्या होता है, 20 से 25 होता है। 20 से 25 के बीच में होता है क्या, कमरे का तापमान। और कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रखे जाने वाली धातु कौन सी है। कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रखा जाता है, द्रव अवस्था में रहता है। क्या हो जाएगा, पारा। सही आंसर क्या हो जाएगा, पारा। पारा यानी कि Hg, इसे क्या कहते हैं, मरकरी भी कहते हैं। मरकरी भी कहते हैं। और यह सीनेवार से प्राप्त होता है। ये पारा जो है किससे प्राप्त होता है, तो सीनेवार से प्राप्त होता है, सीनेवार से। कहीं कहीं 27 रहता है, हो सकता है कहीं कहीं पर 27 भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 20 से 25 के रेंज में रहता है, 20 और 25 के बीच में। कहीं कहीं पर हो सकता है 27 भी दिया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, दो समतल समांतर दर्पण दो समतल समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के बने प्रतिबिंब। यानी कि समतल दर्पण को जब समांतर क्रम में रखा जाता है, दो समतल दर्पण को समांतर क्रम में, समांतर कहने का मतलब है कि आमने सामने रखा जाता है, एक इधर से और एक इधर से। दो समतल समांतर दर्पणों के बीच रखा जाता है, तो वस्तु के बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है। तो संख्या कितना होता है, संख्या अनंत होता है। अनंत। सही आंसर, अनंत हो जाएगा संख्या। और इसमें जो सबसे स्पष्ट जो प्रतिबिंब है वह कौन सा बनेगा, कितने नंबर का प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट बनेगा, तो दूसरे नंबर का। दूसरा जो प्रतिबिंब होगा क्या होगा, स्पष्ट बनेगा, सबसे स्पष्ट बनेगा प्रतिबिंब, सबसे स्पष्ट दूसरा नंबर का प्रतिबिंब बनेगा। और समतल दर्पण जो होता है, इसका प्रतिबिंब प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, समतल दर्पण की के प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, तो यह प्रतिबिंब जो बनाता है वह सीधा 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 और समान, सीधा और समान प्रतिबिंब। समान यानी कि वस्तु के आकार के बराबर बनाता है, वस्तु के आकार के बराबर बनाता है। और उसका जो पार्श्व होता है उल्टा, पार्श्व पार्श्व क्या होता है, पार्श्व उल्टा होता है। पार्श्व उल्टा होता है। पार्श्व का मतलब आप लोगों को बताए थे कि पार्श्व का मतलब क्या हो गया, कि इस साइड में प्रतिबिंब बनता है, और इस साइड में प्रतिबिंब बनता है। यानी कि दाएं का बायां और बायां का दायां दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं, पार्श्व उल्टा कहते हैं।
और समतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है वक्रता वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र जो होता है वो कहाँ होता है? अनंत पर, अनंत पर बनता है। समतल दर्पण का वक्रता केंद्र अनंत पर बनता है। अगला प्रश्न, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन, एंटीजन एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या हो जाएगा? रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सीरोलॉजी। क्या कहते हैं? सीरोलॉजी, सीरोलॉजी कहते हैं। सीरोलॉजी, अंजलि कुमारी, सीरोलॉजी सही आंसर आपका, सीरोलॉजी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, विषाणु वृद्धि करता है, विषाणु, विषाणु जो है वह वृद्धि करता है जीवित कोशिका में, जीवित कोशिका में। यानी कि विषाणु जो है, विषाणु जनित जो रोग होता है कोई, तो विषाणु क्या करता है? विषाणु जब तक किसी शरीर में, यानी कि जब तक कोई जीवित कोशिका में प्रवेश नहीं करता है, तब तक वह एक्टिव नहीं होता है। तो क्या है? विषाणु, विषाणु जीवित कोशिका में, जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। विषाणु जो है वह वृद्धि करता है कहाँ पर? जीवित कोशिका में, जीवित कोशिका में। मृत कोशिका में वृद्धि नहीं करती है विषाणु, जीवित कोशिका में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, गैल्वेनीकरण में लोहे के पृष्ठ पर, गैल्वेनीकरण में लोहे के पृष्ठ पर विलेपित, विलेपित यानी कि किसका लेपन किया जाता है? लोहे पर, लोहे पर जो जस्तीकरण किया जाता है उसमें किसका लेप चढ़ाया जाता है? तो जस्तीकरण कहिए या गेल्वेनाइजेशन कहिए, गेल्वेनाइजेशन। जस्तीकरण या गेल्वेनाइजेशन या गेल्वेनीकरण, उसमें क्या होता है? जस्ते का लेप चढ़ाया जाता है लोहे पर, जस्ते का लेप चढ़ाया जाता है। और यह किस लिए चढ़ाते हैं? जंग से बचाने के लिए, जंग से, जंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए इसमें जस्ते का परत चढ़ाते हैं लोहे पर, लोहे पर जस्ते का परत चढ़ाते हैं। और जंग लगने पर लोहे का वजन क्या होता है? बताइएगा आप लोग कमेंट करके। जंग लगने पर लोहे, लोहे में जब जंग लगता है तो उसका वजन क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? बताइएगा आप लोग। लोहे का वजन बढ़ता है या घटता है जंग लगने पर? अगला प्रश्न लिखेंगे। अगला प्रश्न है, उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है? उदासीन जल का, उदासीन जल का यहाँ पर बोल दिया गया प्रश्न में कि उदासीन, उदासीन जल का, तो उदासीन का पीएच मान आप लोगों को पता है? विजय पाल जी, बढ़ता है, सही है। जंग लगने पर लोहे का वजन क्या होता है? बढ़ जाता है, उसका आयु जो होता है वह घट जाता है। लोहे की आयु जो है वह कम हो जाती है जंग लगने पर, और वजन उसका बढ़ जाता है। क्या होगा इसका? उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो आपको पता है कि 7 अगर रहे तो उसे उदासीन कहेंगे, 7, 7 उदासीन। और 7 से अगर इधर आएंगे, अगर कमेगा तो ये क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और इधर अगर आएंगे 7 से प्लस में जाएंगे, यानी कि बढ़ेगा इधर, वृद्धि होगा इधर, तो 14 तक, यहाँ पर 14 तक क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा, क्षारीय, क्षारीय हो जाएगा। इधर आएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगा, और इधर आएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगा, और ये क्या है? उदासीन है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है? हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है? तो हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक होता है? टाइटेनियम, सही आंसर, टाइटेनियम। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, H1, H1H2, H1H3। तो इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? पहला समस्थानिक को प्रोटियम कहते हैं, प्रोटियम, प्रोटियम, प्रोटियम। ऐसे क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। इसको क्या कहते हैं? ट्राइटियम,
ट्राइटियम, ट्राइटियम कहते हैं। और ये क्या है, ये क्या है, रेडियो सक्रिय तत्व है, रेडियो सक्रिय है। ट्राइटियम क्या है, रेडियो सक्रिय है, रेडियो सक्रिय है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कृत्रिम ढंग से मोती की प्राप्ति, यानी कृत्रिम ढंग से मोती की प्राप्ति सीपों को पालकर किस विधि से किया जाता है। यानी कृत्रिम ढंग से जो मोती मोती की प्राप्ति करते हैं, तो वो उसमें क्या करते हैं, सीपों को पालकर। सीप जो होता है जिसे मोती प्राप्ति होती है, मोती जो प्राप्त होता है वो कहाँ से, सीप से। तो सीप को पालकर पालकर किस विधि के द्वारा, किस विधि के द्वारा, किस विधि के द्वारा मोती प्राप्त करते हैं। यानी कि मोती प्राप्त करने की विधि क्या है, विधि का नाम बताना है, क्या है विधि, क्या है, पर्ल कल्चर। पर्ल कल्चर यानी कि सीप को अगर पाल कर उससे अगर मोती मोती उससे अगर निकाला जाता है, मोती निकाला जाता है, तो इस विधि को क्या कहते हैं, तो पर्ल कल्चर, पर्ल कल्चर कहते हैं, पर्ल कल्चर। अगला प्रश्न, जल की बूंद किस कारण से गोलीय होती है। जल की बूंद जो होती है, जल की बूंद जो होती है वह किस कारण से गोलीय होती है। जल की बूंदे गोलाकार दिखाई देती है, किस कारण से, पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। और पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, 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 द्रव्यमान होता है। पृष्ठ तनाव में द्रव्यमान का कोई चर्चा नहीं है, पृष्ठ तनाव में द्रव्यमान का कोई चर्चा नहीं है। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, बल, बल बटा लंबाई होता है, बल बटा लंबाई होता है। इसका अगर मात्रक निकालना होगा तो बल को किसमें मापते हैं, न्यूटन में, बल को न्यूटन में, और लंबाई को मीटर में। तो क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक स्त्री की आवाज, एक स्त्री की आवाज का पुरुष की आवाज से अधिक तीक्ष्ण, तीक्ष्ण होने का क्या कारण है। यानी कि स्त्री का जो आवाज होता है पुरुष की आवाज से बहुत ही तीक्ष्ण होता है, यानी कि बहुत ही तीव्र होता है, पतला होता है आवाज। यह किस कारण से, यह किस कारण से, तो उच्चतम, उच्चतर यानी कि अत्यधिक आवृत्ति के कारण, उच्च आवृत्ति के कारण, उच्च आवृत्ति के कारण स्त्री का जो आवाज होता है वह पुरुष के तुलना में, पुरुष की आवाज के तुलना में क्या होता है, तीक्ष्ण होता है और तीव्र होता है, तीक्ष्ण और तीव्र होता है। हाई, हायर फ्रिक्वेंसी, तो ये हायर फ्रिक्वेंसी के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, त्रिवेंद्रम में है, त्रिवेंद्रम में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, कैला माइन अयस्क किसका है। कैला माइन जो है, कैला माइन अयस्क किसका स्रोत है। कैला माइन जो है वह अयस्क है किसका, कैला माइन किस धातु का अयस्क है। क्या हो जाएगा आंसर, जस्ता का, जस्ता का अयस्क है कैलामाइन, कैलामाइन जस्ता का अयस्क है। और जस्ता को जब लेपित करते हैं लोहा पर तो क्या होता है, जंग से लोहा को बचाया जाता है जस्ते का जस्तीकरण करके। अगला प्रश्न, बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को, बैटरी यानी कि सेल के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है। ऋण ध्रुव जो जोड़ा जाता है उस इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है। एनोड और कैथोड होता है, उसमें ऋण ध्रुव किस पर जुड़ा हुआ रहता है, तो कैथोड पर। ऋण ध्रुव जो होता है, ऋण ध्रुव वो कहाँ पर, कैथोड पर जुड़ा रहता है। और धन ध्रुव, धन ध्रुव, धन ध्रुव जो होता है, धन ध्रुव यह कहाँ पर रहता है, तो एनोड पर रहता है, एनोड पर, एनोड पर होता है धन ध्रुव और कैथोड पर होता है ऋण ध्रुव। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारी जल का क्वथनांक कितना होता है। भारी जल, भारी जल, भारी जल का
क्वथनांक कितना होता है? भारी जल का क्वथनांक कितना होगा? 101.4 डिग्री सेल्सियस। भारी जल को क्या कहते हैं? G2O कहते हैं। G2O यानी कि ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ड्यूटीरियम ऑक्साइड। और अभी हाइड्रोजन का जो समस्थानिक, 3 समस्थानिक बताए थे, तो उसमें तीसरा समस्थानिक जो था वो क्या था? रेडियो एक्टिव था, रेडियो सक्रिय था। और दूसरा जो था, दूसरा वो क्या क्या बोले थे? ड्यूटीरियम ऑक्साइड बोले थे। वही वाला है ये भारी जल, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। इसका अणुभार कितना होता है? इसका अणुभार, अणुभार कितना होता है इसका? अणुभार कितना होता है? 20 होता है। अणुभार 20 होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। और विटामिन सी जो है, इसका प्रचुरतम मात्रा में किसमें पाया जाता है विटामिन सी? तो आंवला में। आंवला में प्रचुरतम मात्रा में पाया जाता है विटामिन सी। और विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी के कारण घाव भरने में इसका प्रयोग किया जाता है। घाव भरने में बहुत ही सहायक होता है विटामिन सी। घाव भरने में, घाव भरने में, घाव भरने में सहायक होता है विटामिन सी। आंवला, सही है, आंवला। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोबन सोडा। धोबन सोडा यानी कि इसे ही क्या कहते हैं? वाशिंग सोडा कहते हैं। वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट होता है। और खाने वाला जो सोडा होता है उसको क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा को क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। खाने वाले सोडा को क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। उसमें क्या होता है? इसमें सोडियम कार्बोनेट है, उसमें सोडियम, सोडियम क्या हो जाएगा? सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाएगा। सोडियम बाई कार्बोनेट, बाई लगा होगा उसमें, क्या हो जाएगा? बाई लग जाएगा इसमें, बाई लग जाएगा, बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाएगा। सोडियम बाई कार्बोनेट खाने वाला सोडा हो जाएगा। बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका। बीसीजी, बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध रोधक, रोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? यानी कि बीसीजी का टीका किस बीमारी को रोकने के लिए, यानी कि उस बीमारी से लड़ने के लिए जो टीका लिया जाता है, वह कौन सा है? कौन सा बीमारी है? तपेदिक। सही आंसर है, क्या हो जाएगा? तपेदिक। तपेदिक के बीमारी में जब तपेदिक हो जाता है तो क्या करते हैं? बीसीजी का टीका लेते हैं। बीसीजी का, यह इस रोग को, इस रोग को रोकथाम करता है। यानी कि रोग, रोग से, रोग से, रोग के विरुद्ध जो होता है, रोधक क्षमता को बढ़ाता है। रोधक क्षमता को बढ़ाता है। जैसे कोरोना वायरस जो आया था, उसमें हम लोग लिए थे, टीका लिए थे बीसीजी का। इसमें तपेदिक में ले रहे हैं और उसमें लिए थे कोरोना वायरस में टीका। उसी तरह ये भी है, रोग को क्या करता है? रोकथाम करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, रक्त लाल क्यों होता है? रक्त जो होता है वो लाल क्यों होता है? रक्त लाल क्यों दिखाई देता है? क्या हो जाएगा आंसर? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। यानी कि रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, जिसके कारण यह लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त क्या होता है? लाल दिखता, लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक पिंड जिसकी एक विशेष दिशा में गति है। एक पिंड, पिंड जिसकी एक विशेष दिशा में गति, गति स्थिर है। एक विशेष दिशा में गति स्थिर है। गति स्थिर है, क्या हो जाएगा? वेग समान होगा उसका, वेग समान होगा। एक पिंड जिसकी एक विशेष दिशा में गति स्थिर है, गति स्थिर है, तो उसका क्या हो जाएगा? वेग जो होगा क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा, वेग समान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत मरकरी, मरकरी, विद्युत मरकरी लैंप, लैंप में रहता है क्या? विद्युत मरकरी, मरकरी बोले थे हम कि मरकरी जो होता है, मरकरी, मरकरी पारा को कहते हैं। पारा को, एचजी यानी कि पारा को कहते हैं।
पारा को क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं। तो ये विद्युत मरकरी जो है, विद्युत मरकरी लैंप जो है, उसमें किसका प्रयोग करते हैं, तो पारा का प्रयोग करते हैं और कम दाब पर करते हैं। कम दाब पर पारा को, पारा का उपयोग करते हैं, कम दाब पर पारा का उपयोग करते हैं। चलिए सही है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है बाघ, बाघ, गोरिल्ला, बंदर तथा चिंपैंजी, बाघ, गोरिल्ला, बंदर तथा चिंपैंजी में सबसे अधिक ध्वनि, सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न कौन करता है। यानी कि यह तीन चार जानवर का नाम दिया गया है, इसमें सबसे अधिक ध्वनि किसका उत्पन्न होता है, किसका ध्वनि सबसे अधिक उत्पन्न होता है, तो क्या हो जाएगा आंसर, बाघ, बाघ का ध्वनि सबसे अधिक उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है एक हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है। एक हॉर्स पावर, पावर बराबर कितना वाट होता है, तो 746 वाट हो जाएगा। इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, ये वाला तो याद रहता ही है हमेशा। अगला प्रश्न, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक। अब ये वाला प्रश्न सही है, ये वाला प्रश्न देखिए, इसको दो तीन बार अच्छे से सुन लीजिए, रिपीट भी कर देते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है, पोर्टलैंड सीमेंट, इसमें प्रमुख घटक कौन सा होता है। पोर्टलैंड सीमेंट किसका मिश्रण होता है, पोर्टलैंड सीमेंट, इसमें क्या क्या होता है प्रमुख घटक, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना का मिश्रण होता है। पोर्टलैंड सीमेंट लाइम, सिलिका और एल्यूमिना का मिश्रण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन, इंसुलिन स्रावित होता है, यानी कि इंसुलिन जो उत्पन्न होता है कहाँ पर होता है, इंसुलिन कहाँ पर उत्पन्न होता है, तो पैंक्रियाज में, पैंक्रियाज, और इसे क्या कहते हैं, अंगनाशय कहते हैं, अंगनाशय, पैंक्रियाज, यानी कि अंगनाशय में, अंगनाशय में इंसुलिन का स्रावन होता है। और पैंक्रियाज में भी तीन प्रकार की कोशिका होती है उसमें, पैंक्रियाज में तीन प्रकार की कोशिका यानी कि सेल उसमें होता है, अल्फा, बीटा और गामा। उसमें भी किसमें, तो बीटा किरण में, बीटा, सॉरी बीटा कोशिका में, बीटा, बीटा, बीटा सेल में, बीटा सेल या कोशिका में क्या होता है, इंसुलिन का स्राव होता है, इंसुलिन का स्राव होता है। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग के निवारण में काम आता है। स्कर्वी रोग के कौन सा विटामिन का नाम बताना है, इससे पहले वाला प्रश्न में आया था। स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग हो जाता है किस विटामिन की कमी से, तो विटामिन सी, विटामिन सी के कमी से हो जाता है। और विटामिन सी को क्या कहा जाता है, स्कर्विक अम्ल कहा जाता है। विटामिन सी को स्कर्विक अम्ल कहा जाता है, यानी कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, स्कर्विक अम्ल होता है। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण, यानी कि हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए, हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए, निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण कौन सा है, आवश्यक खनिज लवण, आवश्यक खनिज लवण क्या है, लौह, लौह यानी कि लोहा हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। आवश्यक खनिज लवण कौन सा है, लोहा है, हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें को सर्वप्रथम किसने देखा था। पराबैंगनी किरणों को सबसे पहले किसने देखा था, पराबैंगनी किरण को सबसे पहले किसने देखा था। क्या हो जाएगा आंसर, जोहान विल्हेम रीटर, जोहान विल्हेम रीटर ने पराबैंगनी किरणों को सबसे पहले देखा था। और पराबैंगनी किरण जो है, यह क्या है, एक हानिकारक किरण है, तो जो सूर्य से निकलता है पराबैंगनी किरणें, यह बहुत ही हानिकारक है। इससे क्या होता है, पृथ्वी पर जब ये आएगा पराबैंगनी किरणें, तो क्या होगा, इससे त्वचा कैंसर होता है। पराबैंगनी किरण से क्या होता है, त्वचा कैंसर होता है। और इसके बचाव के लिए, इसके बचाव के लिए क्या है, तो ओजोन परत, ओजोन परत जो होता है वह पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने नहीं देता है। ओजोन, ओजोन, ओजोन होता है, ओजोन, ओजोन जो है वह पराबैंगनी किरणों को, पराबैंगनी किरणों को
नष्ट कर देता है, उसे पृथ्वी पर आने नहीं देता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मैक संख्या किस संबंध में प्रयुक्त होती है? मैक संख्या, मैक संख्या का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? मैक संख्या का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? मैक संख्या का प्रयोग वायुयान के गति में किया जाता है, वायुयान की गति में किया जाता है, वायुयान की गति में किया जाता है। मैक संख्या, मैक संख्या का सिद्धांत कहता है कि वायुयान जो, वायुमंडल में जो वायुयान गति करती है, तो उस समय वायुयान की जो गति होती है वह ध्वनि के गति के बराबर होता है, ध्वनि के गति के बराबर होता है वायुयान की गति। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है। ये वाला प्रश्न फिर से आ गया है। क्या हो जाएगा? जल्दी पक जाएगा, जल्दी पक जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा? दाब बढ़ जाएगा, दाब बढ़ जाएगा। और दाब बढ़ने से क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, पानी का क्वथनांक बढ़ जाएगा। दाब बढ़ाएंगे, क्वथनांक बढ़ेगा, और क्वथनांक बढ़ेगा तो कम समय में पक जाएगा, यानी कि जल्दी पक जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पानी का कुछ, सॉरी, अगला प्रश्न है सोल्डर। सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? सोल्डर, सोल्डर जो है वह मिश्र धातु है किसका? सोल्डर मिश्र धातु है किसका? ये भी पता होगा, टीन और सीसा का, क्योंकि इतना बार ये वाला प्रश्न जब भी आता है तो रिपीट कर देते हैं, ताकि यह हमेशा याद रहे, इस पर सोचना नहीं पर टाइम ना लगे। टीन और सीसा, और फ्यूज भी होता है, फ्यूज, फ्यूज जो होता है ये भी, इसका भी यही होता है, टीन और सीसा होता है। फ्यूज का भी टीन और सीसा होता है। और कांसा, कांसा जो होता है, कांसा, कांसा क्या होता है? कॉपर, कॉपर और शीशा होता है, कॉपर और शीशा, कॉपर और टीन होता है, टीन, ऐसे टीन होता है, कॉपर और टीन होता है, कॉपर और टीन होता है कांसा का। और कांसा को ही क्या कहते हैं? बेल धातु कहते हैं, बेल धातु, बेल धातु कहते हैं। बेल धातु यानी कि घंटी में जो प्रयोग करते हैं, घंटी में, तो उसमें कौन सा? कांसा का ही प्रयोग करते हैं, कांसा का, कांसा का ही प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह निम्नतम संभावित तापमान, यानी कि वह तापमान बताना है यहाँ पर, वह तापमान जिसके नीचे कोई भी पदार्थ और उससे अधिक ठंडा नहीं हो सके, और उससे अधिक ठंडा नहीं किया जा सकता है, वह निम्नतम तापमान कितना होगा? कितना होगा? तो 273 दशमलव, 273 माइनस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे, इससे अधिक, इससे अधिक ठंडा, ठंडा तापमान नहीं होगा, यानी कि इससे अधिक कम तापमान नहीं हो सकता है। यह सबसे निम्नतम तापमान है, निम्नतम तापमान। अगला प्रश्न, किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? यानी कि दूध जो है, दूध, दूध जो है वह खट्टापन हो जाता है, यानी कि दूध में, दूध में खट्टापन जो आता है वह किस अम्ल के कारण, किस अम्ल के कारण? विजय पाल जी, हाँ, यही घंटी, घंटी जो है वह कांसा, कांसा का होता है, कांसा का बना होता है। क्या हो जाएगा? किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? तो लैक्टिक अम्ल से, लैक्टिक अम्ल से, लैक्टिक अम्ल से। और दूध की शुद्धता मापते हैं किसमें? शुद्धता, शुद्धता, दूध की शुद्धता मापते हैं किसमें? तो लैक्टोमीटर में, लैक्टोमीटर में, लैक्टोमीटर में। और एक दिन ये वाला प्रश्न आया था कि दूध जो होता है, गाय का दूध जो होता है, उसमें नेचुरली रूप से अगर कहे तो उसमें कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? गाय के दूध में, गाय, गाय के दूध में, दूध में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? गाय के दूध में 60% जल पाया जाता है, 60% जल पाया जाता है, 60% जल पाया जाता है। सही है, 60% जल पाया जाता है। अगला प्रश्न, सामान्य मानव का रक्तचाप कितना होता है? सामान्य मानव, सामान्य मानव का रक्तचाप कितना होता है? सामान्य मानव का, सामान्य मानव कहने का मतलब है कि स्वस्थ व्यक्ति का, स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप जो होता है, रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80, 120/80। और 120 जो है, कभी कभी पूछ देगा कि 120 जो है यह क्या है, तो यह सिस्टोलिक है। 120 क्या है? सिस्टोलिक है। और 80 जो है क्या है? डायस्टोलिक है।
डायस्ट्रोलिक और सिस्टोलिक। ऊपर वाला जो है वह सिस्टोलिक और नीचे वाला क्या हो जाएगा, डायस्ट्रोलिक। यानी कि 80 जो है वह डायस्ट्रोलिक हो जाएगा, डायस्ट्रोलिक। और 120 सिस्टोलिक हो जाएगा, सिस्टोलिक। और रक्तचाप जो मापते हैं वो किस में मापते हैं, तो स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा। स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा रक्तचाप मापा जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा रक्तचाप मापा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है अनुवांशिक। अनुवांशिक किससे संबंधित है, अनुवांशिकी। अनुवांशिक जो है, अनुवांशिक किससे संबंधित है, तो अनुवांशिकता से। अनुवांशिक जो है वह संबंधित है किससे, अनुवांशिकता से, अनुवांशिकता से। सही आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है। सरल आवर्त गति में, सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है क्या, आवर्तकाल। आवर्तकाल, सरल आवर्त गति में आवर्तकाल जो होता है वह स्थिर रहता है। सरल आवर्त गति में आवर्तकाल स्थिर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है ध्वनि का वेग निर्भर करता है। ध्वनि का वेग, ध्वनि, ध्वनि यह कैसा तरंग है, ध्वनि क्या है, एक तरंग है। तरंग है, कैसा तरंग है, यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग है और अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि क्या है, अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है। और यह किस पर निर्भर करता है, ध्वनि का जो वेग होता है वह निर्भर करता है तरंग दैर्घ्य पर। ध्वनि का वेग तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है, तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। सही है। अगला प्रश्न, प्राश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है। प्राश्रव्य ध्वनि जो होता है, प्राश्रव्य ध्वनि वह किसके द्वारा सुना जाता है, तो कुत्ते, बिल्ली, ये सब के द्वारा प्राश्रव्य ध्वनि सुना जा सकता है। बिल्ली, बिल्ली, कुत्ते, बिल्ली, ये सब के द्वारा प्राश्रव्य ध्वनि सुना जा सकता है। और मनुष्य के द्वारा कौन सा ध्वनि सुना जाता है, यानी कि मानव, मानव के द्वारा श्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि सुना जा सकता है। मानव के द्वारा श्रव्य ध्वनि सुना जा सकता है। और कुत्ते, बिल्ली, ये सब जो है क्या, ये प्राश्रव्य ध्वनि भी सुनते हैं, प्राश्रव्य ध्वनि भी सुनते हैं। और इस सब का रेंज कितना होता है, श्रव्य ध्वनि का कितना होता है, श्रव्य ध्वनि का 20 से 20 हजार होता है, 20 से 20 हजार होता है। और प्राश्रव्य का क्या होता है, 20 हजार से अधिक, 20 हजार से अधिक होता है। और अवश्रव्य, अवश्रव्य, अवश्रव्य जो होता है वह 20 से कम होता है, 20 से क्या होता है, कम होता है, 20 से कम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है मधुमक्खी और कीड़ा किस वर्ग से संबंधित है। यानी कि मधुमक्खी और कीड़ा को किस वर्ग में रखा गया है, मधुमक्खी और कीड़ा को किस वर्ग में रखा गया है, किस वर्ग में रखा गया है, तो कीट वर्ग में। आंसर क्या हो जाएगा, कीट वर्ग में। मधुमक्खी और कीड़ा को कीट वर्ग में रखा गया है, 20 से 20 हजार। सही है, कीट वर्ग में रखा गया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। किसी धातु को अगर गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा। यानी कि चालक जो होता है, विद्युत का जो चालन करता है, जैसे चांदी हो गया, चांदी, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, सुचालक धातु है। तो उसमें अगर क्या, ताप अगर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है। ताप बढ़ाने से क्या होता है, चालन का प्रतिरोध बढ़ता है। उसी तरह, उसी तरह धातु जो है, धातु किसी भी धातु का ही बनाया जाता है। चालक जो होता है कोई धातु का ही बना होता है। तो धातु में भी अगर ताप बढ़ाएंगे यानी उसे गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। धातु के तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न, यदि एक सरल लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, यदि एक सरल लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, आवृत्ति क्या होगी। यह समझने वाला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये वाला प्रश्न जो है समझने वाला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या होता है, आवर्त, सरल जो लोलक होता है, लोलक, यानी कि टी बराबर, टी क्या होता है, आवर्तकाल होता है। तो टी बराबर क्या होता है, 2 पाई, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये वाला प्रश्न कभी भी अगर आता है तो हम आपको ऐसे तरह से समझाते हैं जैसे इसे रटना नहीं है, इसे समझ लेना है। क्या होता है, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। एल क्या हो गया, लंबाई हो गया, और जी क्या है,
टी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। टी गुरुत्वीय त्वरण है। और टी क्या है? आवर्तकाल है, आवर्तकाल है। और एक होता है एन। एन यानी कि एन क्या है? आवृत्ति है। एन बराबर होता है 1/t होता है, 1/t होता है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, यानी कि यहाँ लंबाई जो है दोगुना करेंगे तो ये आवर्तकाल क्या हो जाएगा? टी बराबर हो जाएगा √2 गुना हो जाएगा, √2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसकी आवृत्ति, आवृत्ति क्या होगी? यानी कि ये वाला जो है ये क्या है? आवृत्ति है, आवृत्ति है। आवृत्ति यानी कि अगर टी का मान बढ़ेगा, टी का यानी कि यहाँ पर अगर टी का मान अगर बढ़ाएंगे तो एन का मान क्या हो जाएगा? यहाँ अगर मान बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये घट जाएगा। आवृत्ति जो है वह घट जाएगा। टी का मान अगर बढ़ेगा तो आवृत्ति क्या होगा? घट जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आवृत्ति जो है, आवृत्ति जो है वह घट जाता है आवर्तकाल का मान बढ़ाने पर। आवर्तकाल के मान बढ़ने पर आवृत्ति क्या होता है? घट जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है निषेचित अंडाणु के, निषेचित, निषेचित अंडाणु के इम्प्लांट, इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? कौन सा हार्मोन तैयार करता है? निषेचित अंडाणु के लिए, निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजीन। एस्ट्रोजीन हार्मोन तैयार करता है। एस्ट्रोजीन हार्मोन तैयार करता है। एस्ट्रोजीन सही है, एस्ट्रोजीन। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है नाभि रज्जु, नाभि रज्जु है। नाभि रज्जु क्या है? प्रौढ़ संयोजक उत्तक। नाभि रज्जु जो है वह प्रौढ़ संयोजक उत्तक है। नाभि रज्जु जो है वह प्रौढ़ संयोजक उत्तक है। प्रौढ़ संयोजक उत्तक है। प्रौढ़ संयोजक उत्तक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है किस ग्रह का नाम, किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी, प्यार की रोमन देवी के नाम से रखा गया है? प्यार की रोमन देवी के नाम से रखा गया है। यानी कि, यानी कि कहा जाए इसमें तो क्या होता है? प्रेम का प्रतीक, प्रेम का प्रतीक, प्रेम का जो, प्रेम का प्रतीक हम लोगों के सनातन धर्म में यानी कि हिंदू धर्म में प्रेम का प्रतीक अगर माना जाता है तो किसे माना जाता है? तो भगवान कृष्ण को और राधा जी को, भगवान कृष्ण और राधा जी को। तो वहां पर रोमन में यानी कि रोम में, रोम में जो है वह प्यार या प्रेम की जो देवी मानी जाती है रोमन देवी, रोमन देवी, रोमन देवी। तो उनके नाम से एक ग्रह का नाम रखा गया, एक ग्रह का नाम रखा गया। वह ग्रह कौन सा है? तो वीनस है, वीनस। वीनस यानी कि शुक्र है, वीनस। वीनस किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह का नाम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वीनस कहते हैं इसे, वीनस, वीनस। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है एवियन, एवियन इन्फ्लुएंजा, एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू। एवियन इन्फ्लुएंजा को क्या कहते हैं? बर्ड फ्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्ड फ्लू। यह विषाणु को किससे निरूपित करता है? यानी कि यह बीमारी जो है क्या है? विषाणु जनित है। यहाँ पर दिया गया है यह बीमारी क्या है? इन्फ्लुएंजा विषाणु जनित है, विषाणु जनित है। तो ये बर्ड फ्लू जो है, बर्ड फ्लू, इस विषाणु का नाम क्या है? यह विषाणु का नाम क्या है? बर्ड फ्लू का नाम क्या है? H5N1। सही आंसर क्या होगा? H5N1, H5N1। यह क्या है? बर्ड फ्लू है, बर्ड फ्लू। और इसे क्या कहते हैं? एवियन इन्फ्लुएंजा कहते हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा। अगला प्रश्न देखेंगे और यह लास्ट प्रश्न होगा, लास्ट प्रश्न होगा आज के क्लास का, मेरे क्लास का लास्ट प्रश्न है। क्या है प्रश्न? प्रतिध्वनि सुनाई देती है, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब, प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ का, परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल अधिक होता है, क्षेत्रफल अधिक होता है। यानी कि जब भी अगर हम, जब भी अगर हम किसी साउंड को अगर सुनते हैं और उसके आमने सामने अगर कुछ दूरी पर कोई बड़ा सा दीवार हो, कोई बड़ा सा दीवार हो या कोई बिल्डिंग हो, या कोई बिल्डिंग हो या फिर स्कूल हो, ये सब जब रहता है
तो क्या होता है, आवाज जो होता है वो रिटर्न आने लगता है, यानी कि परावर्तित होने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं, परावर्तित होने लगता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं, प्रतिध्वनि। और उस प्रतिध्वनि के लिए क्या होता है, दीवार या कोई बिल्डिंग जो होता है वो बड़ा सा होना चाहिए, बड़ा सा होना चाहिए, यानी कि उसका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए। समझ में आ गया होगा, क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए। चलिए ये लास्ट प्रश्न था।